इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन के कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एपी दे रखी है। अगर इस एपी का हम कॉमन डिफरेंस निकालने जाएंगे तो कैसे निकलेगा? अगर कॉमन डिफरेंस इन दोनों टर्म्स की हेल्प से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? a2 माइनस a1। इसी तरीके से अगर इन दोनों टर्म्स की हेल्प से निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? a3 माइनस a2। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा यहाँ पर पूरे एपी में, तो इसका मतलब ये है कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? a3 माइनस a2। अब a2 को हम इस तरफ ले आ सकते हैं, a1 को हम इस तरफ ले जा सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? a2 प्लस a2 इज इक्वल टू कितना आ गया? a3 प्लस a1। अब यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि टू टाइम्स ऑफ a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a1 प्लस a3। सो a2 कितना आ गया? ये आ गया a1 प्लस a3 बाई 2। इतना क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो a2 है वो a1 और a3 का अरिथमेटिक मीन है। क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि मीन है ये? क्योंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो a1 और a3 का ये एवरेज आ रहा है, इसलिए हम इसको मीन बोल देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसको अरिथमेटिक एवरेज क्यों नहीं बोलते हैं, हम अरिथमेटिक मीन क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे का भी एक लॉजिक है, अब वो हम देख लेते हैं क्या है। अब सबसे पहले हम मीन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम उस लॉजिक को भी देखेंगे कि यहाँ पर इसको हम मीन क्यों बोलते हैं, एवरेज क्यों नहीं बोलते। अब देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई सी भी टर्म होती, मान लेते हैं कि a3 है, a5 है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि a4 जो है वो a3 और a5 का अरिथमेटिक मीन है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक एपी दे रखी है, उसके अंदर कोई से भी दो टर्म है, उनके बीच वाला जो टर्म रहेगा वो उसका हमेशा अरिथमेटिक मीन रहता है। इतना क्लियर है? अब ये तो था कि अगर क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में हम सिर्फ इतना ही कंसेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन जब हम आगे हायर क्लासेस में जाते हैं, क्लास 11th में और आगे आगे की जितनी क्लासेस हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कंसेप्ट होता है ये थोड़ा सा और एक्सपेंड हो जाता है। मतलब यहाँ पर यह आ जाता है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये है, तो इसी तरीके से मान लेते हैं a6, a7, a8, a9। अब कोई अगर हमसे कहे कि यहाँ पर मान लेते हैं ये टर्म है और ये टर्म है, तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? तो जितने ये बाकी की बीच के जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी इनकी अरिथमेटिक मीन्स हैं। इतना क्लियर है? तो ये सारे क्या होंगे? अरिथमेटिक मीन्स ऑफ a1 एंड a10। मतलब ये है कि एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा, क्लास 10th में आपके नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तब जाके हम मीन के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करते हैं कि एक्चुअली में मीन क्या होता है। इतना क्लियर है? अगर एवरेज की बात होती तो सिर्फ और सिर्फ हम एक क्वांटिटी की बात करते। ये पार्ट क्लियर हो गया? अभी हमने देख लिया कि अरिथमेटिक मीन का एक्चुअली में कंसेप्ट क्या होता है। अब उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे मान लो कि अगर आपके पास किसी ने कहा कि हमारे पास एक नंबर ए है और एक नंबर बी दे रखा है, कहा गया कि इसका अरिथमेटिक मीन बताओ कितना रहेगा, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर एक नंबर ए रहेगा। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है? ए और बी के बीच में आएगा, तो उसको मान लेते हैं कैपिटल ए। इतना क्लियर है? अब क्योंकि ये पूरा टर्म क्या है, ये पूरा एपी में है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्मॉल ए प्लस बी बाई 2। ये तो हमने यहाँ से ही कैलकुलेट करके देखा था कि क्यों ऐसा आता है। ये पार्ट क्लियर हो गया? तो क्लास 10th के हिसाब से अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ यही देखेंगे। जब हम क्लास 11th में आ जाएंगे तब हम ये सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। ये पार्ट क्लियर है? अब देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको एक और कंसेप्ट बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम एपी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स दी जाती हैं। जैसे मान लेते हैं किसी ने कहा 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, ऐसा कोई किसी ने बोल दिया कि 3 टर्म्स ऑफ ए एपी। इतना क्लियर है? अब यहाँ पर किसी ने कहा कि 3 टर्म्स हमें एपी में दे रखी हैं, तो या 4 टर्म्स हमें एपी में दे रखी हैं। 4 टर्म्स आर गिवन इन एन एपी, आर गिवन इन एन एपी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 टर्म्स को ना सपोज कर लेते हैं कि ये वाली हमारी 3 टर्म्स होंगी। तो हमेशा जब आपको 3 टर्म्स दी जाएं तो आपको एक एपी का टर्म लेना है a माइनस डी, और एक ले लेना है a, और एक ले लेना है a प्लस डी। अगर आपके पास 4 टर्म्स दी जाएंगी तो आपको इस तरीके से लेना है कि a माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3d, फिर यहाँ पर a माइनस 2d, और फिर यहाँ पर ये a प्लस a माइनस 2d नहीं, a माइनस डी। इसको ऐसा लिख लीजिए, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इतना क्लियर है? अब हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो उसके अंदर हमेशा एक चीज़ मेंशन की ही जाती है कि सम ऑफ द टर्म्स पहले से ही दी जाती है। इतना क्लियर है? अब आप एक चीज़ सोचिए कि जैसे आपको ये 3 टर्म्स दे दी गई एपी में, और इनका अगर आपको सम दे रखा है, तो जैसे आप इन सबको ऐड करोगे तो डी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल आप क्या बोल सकते हो कि 3 टाइम्स ऑफ ए क्या रहेगा? इसका सम ऑफ द टर्म्स रहेगा। तो वहाँ से आप ए डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। इतना क्लियर है? ऐसे ही अगर आपको जैसे मान लेते हो 4 टर्म्स दे दी गई और कहा गया कि चारों टर्म्स का सम हमें दे रखा है,
तो अगर हम इन सब का एडिशन करेंगे तो ये सारे कैंसिल आउट हो गए। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास कभी भी एक AP दी जाए कि जैसे उसमें दे रखा है 3 टर्म्स, या मान लेते हैं कि 5 टर्म्स, या मान लेते हैं 7 टर्म्स, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर बस करना ये है कि A माइनस डी, A और A प्लस डी लेना है। अब जैसे 5 टर्म्स दे रखी हैं तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, A माइनस 2D, A माइनस डी, फिर यहाँ पर A और A प्लस डी, और फिर यहाँ पर A प्लस 2D। इतना क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पर हम कर सकते हैं कि A माइनस 3D, A माइनस 2D, A माइनस डी, देन A प्लस डी, एंड देन A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। इतना क्लियर है। अगर आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, मान लेते हैं कि 4 टर्म्स दे रखी हैं, 6 टर्म्स दे रखी हैं, या मान लेते हैं कि हमें 8 टर्म्स दे रखी हैं, तो करना क्या पड़ेगा, बस हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर टर्म्स को। सबसे पहले एक काम करते हैं, A माइनस डी लिख लेते हैं और A प्लस डी, एक टर्म इसके पीछे ले जाते हैं, वो आ जाएगी A माइनस 3D, और यहाँ पर क्या आ जाएगा A प्लस 3D। दोनों के बीच में आप देखना कि यहाँ पर 2D का गैप है, यहाँ पर सब में D का गैप है, लेकिन यहाँ पर 2D का गैप है। जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात करी जाएगी तो हमें 2D का गैप लेना है, जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात करी जाएगी तो हमें D का गैप लेना है। ये पार्ट क्लियर है, क्योंकि जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो सबका एडिशन करने के बाद सारे D कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये पार्ट क्लियर है। इसी तरीके से जब हमारे पास 6 टर्म्स दी जाएँ तो हमें क्या करना है, सबसे पहले A माइनस डी लिख लेते हैं और फिर यहाँ पर A प्लस डी। अब एक टर्म इसके पीछे लिख लेंगे विच इज़ A माइनस 3D, इसके आगे एक टर्म और लिख लेंगे विच इज़ A प्लस 3D, इसके पीछे एक और टर्म लिख लेते हैं A माइनस कितना रहेगा 5D, और यहाँ पर कितना आ जाएगा A प्लस 5D। इतना क्लियर है। तो टोटली 6 टर्म्स आ गई। ऐसे ही हम 8 टर्म्स लिख सकते हैं, ऐसे ही 10 टर्म्स और भी बहुत सारी लिख सकते हैं। लेकिन आप देखना कि आपके कोर्स के अंदर ज़्यादातर 3 टर्म्स या 4 टर्म्स दी जाएंगी, या मैक्सिमम 5 टर्म्स दी जाएंगी, उससे ज़्यादा टर्म्स दी नहीं जाती हैं। इतना क्लियर है। नॉर्मली इतने के बीच में ही सारे क्वेश्चंस रिवॉल्व, मतलब इतने के बीच में सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इससे ज़्यादा का कभी कुछ दिया नहीं जाता है, तो हम इससे ज़्यादा का सोचते नहीं हैं। ये पार्ट क्लियर है। अगर इससे ज़्यादा दिया भी जाए तो आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि किस लॉजिक के बेसिस पे हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को लेंगे। ये पार्ट क्लियर है। अब ये सारे कंसेप्ट को हम आगे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये दोनों चीज़ें कंसेप्ट बता दिया, अरिथमेटिक मीन भी और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे लेते हैं वो भी।